हम आपको परीक्षा में करना है। ये पहला प्रश्न कर रहा है कि ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जाए, इतना ही पढ़कर क्लियर कर लीजिएगा ये क्या है, जीव है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन मेंशन निकल रहा है कि ये सूक्ष्म जीव के बारे में ही पूछ रहा है और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेंट्रल एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अगला, मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? हाँ, रिजॉल्विंग पावर का मतलब देखने की वह सीमा जिससे नीचे देखा ना जा सके। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है देखने की, मानव के आंखों की देखने की सीमा जिसके नीचे ना देखा जा सके, और वो कितना है? हाँ, यह 0.1 मिलीमीटर हो सकता है, कभी मिलीमीटर में दे दे। तो मानव की आंखों की रिजॉल्विंग पावर 100 माइक्रो का मीटर भी लगा लीजिएगा, माइक्रो या 0.1 मिली। इसका मतलब ये हुआ कि मानव की आंख इससे नीचे यानी कि इससे छोटी वस्तु को इससे छोटी वस्तु को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। हमारा आंख या एक वयस्क व्यक्ति का स्वस्थ आंख इससे बड़ा वस्तु को ही देख पाएगा। क्लियर है? तो रिजॉल्विंग पावर इतना। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेन्सेन ने किया था। इसके बारे में हम सेल चैप्टर जब पढ़े थे ना, तब हम बताए थे कि जेन्सेन और जेन्सेन, ठीक है, जेड जेन्सेन और जेन्सेन तथा जेन्सेन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस माइक्रोस्कोप कहते हैं जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस? और दोनों ही लेंस दोस्तों क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। आप कभी फिजिक्स पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो दोस्तों इस तरह का जो होते हैं माइक्रोस्कोप उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक को कहा जाता है अभिदृश्यक, क्या कहा जाता है, और दूसरा को क्या कहा जाता है? नेत्रिका। अभिदृश्यक और तो दो लेंस वाले, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस इंग्लिश में कहा जाता है। ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें 2 लेंस लगे हुए उसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसको पहली बार ल्यूवेनहॉक ने बनाया था, खुद से बनाया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कोर्स था 9 लेवल, रस्का ने किया था। इसके भी बारे में हम सेल चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि नाउल और रस्का ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा तो उसके बाद ही सेल का जो विकास है वो हो पाया ठीक तरह से, वरना जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो सेल के संबंध में सिर्फ अनुमान लगाए जाते थे। तो नाउल एवं रस्का ने किया है दोस्तों। वायरवाइड्स की खोज किसने की? थियोडोर टायलर ने किया था। वायरवाइड्स का आविष्कार थियोडोर टायलर ने किया था, 1971 में शायद किया था। नहीं, निम्नलिखित में कौन सा कथन वायरवाइड्स के विषय में सही नहीं है? यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब हुआ। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक चैप्टर में इसके बारे में काफी डिटेल से, लेकिन न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करिएगा तो न्यूक्लिक एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर दोस्तों डीएनए की अगर संरचना देखें तो डीएनए की संरचना जो है डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? लेकिन अगर आरएनए की संरचना देखें तो इसमें सिंगल हेलिक्स। इसीलिए आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कहा जाता है, क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप से इस मॉलिक्यूल्स की हम संरचना को देखें तो ये सिंगल हेलिक्स संरचना हमें दिखाई पड़ती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब कि ये सिंगल हेलिक्स वाली संरचना है, और डीएनए ठीक इसी तरह क्या होता है? डबल हेलिक्स संरचना होता है। तो ये मत सोचिएगा कि ये सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, कभी कभी दे देगा डबल स्टैंडर्ड, तो आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर नहीं देता कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल से तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह केवल पौधों में पाए जाते थे, कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, बिल्कुल सही है। वायरवाइड्स केवल पौधे में पाए जाते हैं, केवल आरएनए के बने होते हैं। वायरवाइड के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी वायरवाइड जो है दोस्तों संक्रामक होते हैं। संक्रामक का मतलब ही होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलना, चाहे हवा के माध्यम से फैले, आपसी संपर्क के माध्यम से फैले, जल के माध्यम से फैले, फैलने का मतलब ही संक्रामक है। और जितने भी सूक्ष्म जीव है, सीधा एक ही कॉन्सेप्ट रखना है, जितने भी सूक्ष्म जीव है सब संक्रामक होते, सब फैलते हैं एक सजीव से दूसरे सजीव में। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना। कोई भी ऐसे सूक्ष्म जीव नहीं है जो फैलते नहीं है, तो सी नंबर गलत है। वायरवाइड परपोषी के एंजाइम के मदद से गुणन करते हैं, रिप्लिकेशन करते हैं, बिल्कुल। रिप्लिकेशन का मतलब
मतलब यहाँ रिप्रोडक्शन से है, ठीक है। चूंकि यह पूरी तरह से सही सजीव नहीं है, इसलिए यहाँ रिप्रोडक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, रिप्लिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो वायरस जो अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो वो तो जीवित कोशिका में ही बढ़ा पाएगा और जीवित कोशिका के एंजाइम की मदद से ही बढ़ा पाएगा, क्योंकि वायरस में खुद का कोई एंजाइम नहीं, आरएनए के अलावा कुछ है ही नहीं इसकी बॉडी में। तो ये भी सही है, रिप्लिकेशन का मतलब संख्या बढ़ाने से है। तो सी नंबर गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रियन क्या है? हाँ, असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, मस्तिष्क कोशिका द्वारा निर्मित होता है। या निर्मित प्रियन संक्रामक, यानी कि बताते हैं कि भेड़ और बकरी में जब प्रियन हो जाता है तो उसका मांस खाने से या स्वस्थ शरीर में भी पहुंच सकता है, यानी कि प्रियन निर्मित भी हो सकता है और बाहर से पहुंच भी सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि प्रियन असामान्य प्रोटीन अणु है जो मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। और असामान्य इसको इसीलिए बताए थे कि सामान्य प्रोटीन अणु 20 अमीनो एसिड के बने होते हैं। सामान्य प्रोटीन अणु कितने अमीनो एसिड के? 20 अणु, जबकि प्रियन कितना? 254 अमीनो एसिड का बना होता है, 254 अमीनो एसिड का बना होता है। तो असामान्य प्रोटीन अणु हम इस प्रियन को इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रियन मॉलिक्यूल्स तैयार होने में 254 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। और सामान्य प्रोटीन की बात करें तो सामान्य प्रोटीन बस 20 अमीनो एसिड के बने होते, 20। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एस्कॉर्पी प्रियन। मनुष्य में क्रियोट सल्फोट याकोब बीमारी अप्रियन। अप्रियन से कोई भी बीमारी हो वो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीआरपीसी प्रियन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ये वाला फॉर्म रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इसको अल्फा हेलिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, पीआरपीसी को अल्फा हेलिक्स भी कहा जाता है। बिल्कुल, यह प्रियन रोग उत्पन्न नहीं करते, ये सही है। अब पीआरपीएससी को क्या कहते हैं? बीटा सीट कहते हैं। बीटा सीट प्रियन रोग उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। बिल्कुल, दोनों का दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है, दोनों का दोनों कथन सही है। ये वाला जो प्रियन है, यानी अल्फा हेलिक्स कह लीजिए या पीआरपीसी कह लीजिए, बीटा सीट कह लीजिए या पीआरपीसी, ये दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रियन का कंपोजिशन है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेन बदलने का गुण जिस तरह वायरस में होता है ना, उसी तरह प्रियन जो है, और कभी भी यह वाला प्रियन इसमें कन्वर्ट हो सकता है। यानी जो प्रियन बीमारी नहीं फैला सकता है, हो सकता है कुछ कारणों से वो बीमारी फैलाने वाले प्रियन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, दोनों कथन सही है। कई अभी तुरंत देखें, और सामान्य प्रोटीन अनुप्रियन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? 254 अमीनो अम्ल के बने होते हैं, 254 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। गाय बैल में होने वाला मेड को बीमारी किसके कारण? सॉरी प्रियन, हाँ, प्रियन कारण होता है। मेड को बीमारी या बीएससी जो है वह प्रियन के कारण होता है। सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, और सूक्ष्म जीव के रूप में इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। यानी पहला खोजा जाने वाला सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है जिसको ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से खोजा था। आगे बढ़ते दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? हाँ, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी किन्हें कहा जाता है? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक, दोनों ही ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इनके खोज से ही पता चला कि आंख से नहीं दिखने वाले भी ढेर सारे जीव होते। नहीं तो पहले किसी को पता नहीं था कि ऐसे भी जीव हो सकते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन यह है कि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी होगा, श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया। बिल्कुल सही है। हालांकि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में ऐसे भी जीव को रखा गया जिनमें कोशिका नहीं है, जो नॉन सेलुलर है। जैसे हम प्रियन के बारे में पढ़े, हम वायरस के बारे में पढ़े, उसके बाद हम वायरस के बारे में पढ़े, उनमें कोई कोशिका था ही नहीं। तो सूक्ष्म जीवों के श्रेणी में तो यूनिसेलुलर है ही, एक कोशिका है ही, बिना कोशिका वाला भी है, और बिना कोशिका वाला अब तक कितना है? 3 है। तो ये भी याद रखिएगा। पहला कथन बिल्कुल सही है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक और कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव के श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में हम जिक्र किए थे कि कवक जो है आंखों से दिखने वाले जीव, हालांकि कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, शैवाल जो भी है वो भी उन्हें सूक्ष्मजीव के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। लेकिन ये अपवाद है और सिर्फ इसी के संबंध में है और किसी के संबंध में नहीं है, तो ये सही है। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जीवाणु के बारे में तो हम यही पहला कथन यही पढ़े थे कि जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि सभी सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी नहीं होते हैं, ठीक है।
सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं और सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव में हम दो का नाम, एक बैक्टीरिया और दूसरा कवक। कवक भी पढ़ रहे थे तो बताए थे कवक भी सर्वव्यापी होते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने जीवाणु होते हैं। तो फिलहाल ये भी कथन क्या है, तो तीनों कथन यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वायरस परजीवी होते हैं, सभी वायरस परजीवी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसको अकेला रहने का क्षमता कौन है जो रहेगा, वो दूसरे की कोशिका पर ही आश्रित रहेगा, बिल्कुल सही कथन है। वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर ही निर्भर होते हैं, बिल्कुल। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसका मतलब गलत यही ना है। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, ये गलत है, सरासर गलत है दोस्तों, गलत है। आगे, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं, वीरियन। यानी वायरस के रूप में तब है, या वायरस की प्रकृति वायरस वाली तब है जब वो एक जीवित कोशिका के भीतर है। जीवित कोशिका से बाहर कर देंगे वायरस को तो वो एक नॉन लिविंग थिंग्स की तरह काम करेगा, एक पार्टिकल की तरह काम करेगा। ऐसे ही पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, वीरियन कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन, विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का सर्वप्रथम तंबाकू, तंबाकू में किया गया था, ठीक है। तंबाकू में मोजाइक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता किसने लगाया, आइबेनोस्किन लगाया, ठीक है, आइबेनोस्किन लगाया। वायरस के द्वारा होता है आइबेनोस्किन। तंबाकू में मोजाइक बीमारी संक्रामक होते हैं, यह बात सबसे पहले किसने पता लगा था, एडोल्फ मायर ने। तंबाकू में होने वाला मोजाइक बीमारी संक्रामक होते हैं, यह पहले ही पता लगा लेते कौन, लेकिन एडोल्फ मायर ये नहीं पता लगा पाए कि ये बीमारी वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, इसका पता किसने लगा, आइबेनोस्की को लगा। आगे दोस्तों, सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रबेदार रूप में क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी इससे पहले वीरियन पढ़े थे ना, तो वीरियन के रूप में कौन अलग किया, तो एस्टेनले अलग किया, ठीक है। WM एस्टेनले नाम था पूरा इसका, एस्टेनले। वायरस नॉन सेलुलर है, वायरस क्या दोस्तों, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकोशिकीय जीव है, यानी ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है, ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। क्लियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब वायरस में श्वसन क्यों नहीं होता है, तो वायरस में श्वसन को संपन्न कराने वाले कोई एंजाइम नहीं होता है, श्वसन के लिए एंजाइम का होना बहुत जरूरी है, तो वो नहीं होता। वायरस केवल जीवित कोशिका में ही जनन कर सकते हैं, बिल्कुल। दोनों का दोनों कथन क्या है दोस्तों, सही है, दोनों का दोनों कथन सही है। टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस प्लांट वायरस है, तो प्लांट वायरस में क्या रहता है, आरएनए। प्लांट वायरस में आरएनए और एनिमल वायरस में डीएनए। तो टोबैको मोजाइक वायरस प्लांट वायरस है, तंबाकू के पौधे का वायरस है, तो उसमें आरएनए रहता है। हाँ, आरएनए रहता है तो रेट्रो वायरस, डीएनए रहता है तो एडिनो वायरस। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। वायरस कारण चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, हर्पीस जनन अंगों पर होने वाला रोग है दोस्तों, तो डिप्थीरिया नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज आइबेनोस्की ने किस पौधे में, तंबाकू के पौधे में किया था, बिल्कुल सही। पहला खोजा गया वायरस का नाम टीएमबी था। विषाणु निर्जीव पदार्थ है, नहीं। सजीव पदार्थ है, नहीं। तो फिर क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप। ट्रांजिशनल ग्रुप का मतलब होता है एकदम बीच वाला लक्ष्य। जैसे पेरियोडिक टेबल पढ़े हैं, पेरियोडिक टेबल पढ़ेगा ना, 3 से 12 तक को ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि एकदम बीच में है वो, ठीक है। पेरियोडिक टेबल आप पढ़िएगा तो पेरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 18 तक है, ठीक है, 1 से लेकर कहां तक है, 18 तक है। तो उसमें 3 से जो 12 जो है दोस्तों, उसको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। तो ट्रांजिशनल का मतलब एकदम बीच वाला, ठीक है, यानी कि सजीव का भी लक्षण और ये तो हम जान ही चुके हैं कि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण है, तो इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप कहा जाता है। ट्रांजिशनल ग्रुप का मतलब है सजीव वाला भी लक्षण और HIV द्वारा एड्स होता है। ये तो बदनाम क्वेश्चन है जी, हर एग्जाम में पूछा हुआ। एड्स का कारण क्या है, एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट, क्या है, खास प्रकार का एंटीबॉडी है, खास प्रकार का एंटीबॉडी है। T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है एड्स में। ये T4 लिम्फोसाइट क्या है, तो ये एंटीबॉडी है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, और यही नष्ट हो जाते दोस्त, ठीक है। एड्स फैलता है, हाँ,
एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। एड्स फैलने में ब्लड हो गया, लार हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो उसके द्वारा, हाँ, लार के भी द्वारा फैल सकता है, ब्लड के भी द्वारा फैल सकता है, ठीक है। और शरीर का जो उत्तक लासिका है उसके भी द्वारा फैल सकता है दोस्तों। किसी भी प्रकार के बॉडी फ्लूइड से एड्स फैल सकता है। आगे बढ़ते हैं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ था। और भारत में कब हुआ था? 1986 चेन्नई में, ठीक है। तो सबसे पहले एड्स वायरस की पहचान 1981 में अमेरिका में हुआ था। और भारत में सबसे पहले एड्स का रोगी वर्ष 1986 में मिला था, चेन्नई में मिला था। क्लियर है दोस्तों? एलिसा जॉन्स, एलिसा जॉन्स आप जानते होंगे एड्स के लिए क्या जाता है, हालांकि जानते उससे टीबी का भी जांच हो सकता है, लेकिन एलिसा जांच ज्यादातर एड्स के लिए ही चर्चित है। तो एड्स के लिए एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, आगे क्वेश्चन है, उस पर हम आएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका प्रश्न। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये किसके लिए दोस्तों? एड्स के लिए है, ठीक है। संबंध किस तथा एआरटी का संबंध किस रोग से है? किस रोग से है? तो ये दोस्तों एड्स बीमारी के इलाज का तरीका है, ठीक है। भारत में एड्स रोगी को इलाज देने की जो तरीका है उसी का नाम है एच हार्ट गाट आर्ट, जो भी कर लीजिए एड्स, याद रहेगा, नाम ही ऐसा है कि पता चल जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना सन 1993 में किया गया था। अभी एड्स के संबंध में किसी भी तरह का नियम कानून सब कौन बनाता है? यही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, क्लियर है। 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1993 में, यानी जिस वर्ष राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना हुई उसी वर्ष भारत सरकार ने एड्स रोगियों के लिए या एड्स उन्मूलन के लिए अभियान शुरू कर दिया था, ठीक है। और एड्स उन्मूलन के लिए पहला चरण चला था 1992 से 1999 तक। एड्स के लिए दूसरा चरण, यानी कि एड्स रोग को भारत से दूर करने के लिए दूसरा जो चरण चला था वो 1999 से लेकर 2006 तक चला। और तीसरा चरण की शुरुआत जो है दोस्तों 2007 से लेकर 12 तक। और वर्तमान में चौथा चरण भी समाप्त हो चुका है और 2012 से 17 तक। तो अब तक एड्स उन्मूलन के लिए सरकार 4 चरण चला चुके हैं और हर चरण का अपना एक खास लक्ष्य होता है। उसको पूरा करने के लिए ये, जैसे चौथा चरण का लक्ष्य था कि एड्स को जड़ से समाप्त कर देना, लेकिन ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। कौन 1990 में होगा। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में किया गया, ठीक है। पहला चरण कब चला? 1992 से, दूसरा चरण 99 से 2006, तीसरा चरण 7 से और चौथा चरण 12 से 17। तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अब तक 4 चरण सरकार चला चुके हैं, यानी शुरुआत 1992 में हुई और उसी वर्ष हुई जिस बार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई, क्लियर है। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है? इनमें सभी है दोस्तों, सभी, डेंगू, येलो फीवर, पित्त ज्वर, चिकनगुनिया, सब वायरस के कारण। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है, पहली बार जापान में फैला था, इसलिए इसका नाम जापानी इंसेफेलाइटिस है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? या विषाणु जनित है? बिल्कुल है। या क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता? बिल्कुल। क्यूलेक्स प्रजाति की तरह से फाइलेरिया भी फैलता है। फाइलेरिया एक बीमारी है जो कृमि के कारण फैलता है, वो भी, उसका भी फैलने का कारण है क्यूलेक्स मच्छर, ये भी सही है दोस्तों। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है, बिल्कुल, सुअरों के माध्यम से भी फैलता है और क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर काटने से भी फैलता है। सारे के सारे कथन आपका क्या है? सही है। सारे के सारे कथन आपका क्या है दोस्तों? सही है। निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होते हैं और प्रियन में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, थायराइड में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। सीधा याद रखना है, जो नॉन सेलुलर है उसमें एंजाइम नहीं है, सेलुलर होने के बाद ही एंजाइम की व्यवस्था होगी, तो इसमें विषाणु होगा। विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल और केवल जीवित कोशिका में, चाहे पौधे का हो चाहे जंतु का। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, बिल्कुल, इसीलिए श्वसन नहीं होता, इसलिए भी यानी कि लगता यही होगा आंसर। कोशिका के बार इसमें उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है दोस्तों
वैसे डिटेल आगे हम पढ़ेंगे जब एक्सक्रिएशन उत्सर्जन चैप्टर आएगा। लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा उपापचय का मतलब क्या होगा। एक सजीव के शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए सजीव के शरीर के भीतर कई तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार चलती रहती है। उदाहरण के लिए जब हम भोजन खाते हैं तो पाचन चलता है हमारे शरीर में, उस दौरान कई रिएक्शन होते हैं। श्वसन की अभिक्रिया होती है कोशिकाओं के भीतर, उस दौरान भी कई रिएक्शन होते हैं। तो शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए जितने भी तरह के रासायनिक अभिक्रिया एक सजीव के शरीर के कोशिकाओं में लगातार होते रहता है, उसी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। यानी उपापचय उन समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं का सम्मिलित स्वरूप है जो सजीव को जिंदा बनाए रखने के लिए लगातार होते रहना अति आवश्यक है। तो कोशिका के बारे में उपापचय क्रिया नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। कोशिका के बारे एकदम निर्जीव बन जाता है। तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। विषाणु सजीव माने जाते हैं क्यों? इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, जनन कर सकता है, उत्परिवर्तन, बिल्कुल इन सभी कारणों से, इन सभी कारणों से विषाणु को क्या माने जाते हैं, सजीव माने जाते हैं, क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है। जनन कर सकता है, सबसे बड़ा कारण है कि जनन कर सकता है, इसलिए सजीव माना जा सकता है। और जनन भी केवल जीवित कोशिका के भीतर करेगा। टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, ये विषाणुओं से संबंधित है, विषाणुओं के प्रजनन से संबंधित नहीं है। देखिए गलत करवाने के लिए कैसा ऑप्शन सेट किया है, ठीक है, हर बारी मारेगा, मार देगा सी क्या। अब जिसको बहुत याद है टीएमबी बहुत बार याद कर लिया है, हो सकता है कि टीएमबी नाम सुने और एकदम शरीर के अंदर पूरी तरह से उल्लास भर जाए कि तो क्वेश्चन आसान है, तुरंत सी मार कर निकल गए हैं क्या। हाँ, तो इसीलिए एक बार तो क्वेश्चन परीक्षा में पढ़वे करिए, चाहे कुछ क्वेश्चन क्यों न पूछता है, ठीक है, एकदम कितना भी हल्का से हल्का क्वेश्चन हो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जानते हैं 2-3 नंबर गलत सबको होता है। हर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो आता है कहता है सर 1-2 क्वेश्चन जानते थे गलत कर बैठे। जानने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे। अभी हम पूरा पढ़े, हमको तो पता है बार बार करवा रहे हैं, लेकिन हम भी अगर मारते तब तेजी से तो सी मार कर निकल जाते। टीएमबी मतलब इस, तो इसीलिए दोस्तों पूरा प्रश्न एक बार पढ़ना, चाहे यही भारत का राजधानी कहाँ है फिर उसका पढ़ लीजिए, दिल्ली की जगह नहीं, दिल्ली तो नहीं सेट के लिए है, ठीक है। सार्स, सार्स क्या है, सार्स विषाणु जनित रोग है। इसका पूर्ण होता है सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये भी कोरोना वायरस फैमिली से उत्पन्न होने वाला रोग है, ठीक है। तो सार्स क्या है, तो सार्स विषाणु जनित रोग है जिसका फुल फॉर्म सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, यानी कि श्वसन तंत्र का रोग है। और यह रोग भी कोरोना वायरस परिवार के द्वारा फैलता है, और इसको भी सबसे पहले चाइना ने ही फैलाया था। चाइना को मत बोलिए, अमेरिका बहुत हल्ला कर रहा था कि तुम कोरोना फैलाया है। चाइना को बहुत गाली दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप जब थे, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाइना को 2 बार सुना देते कि कोरोना फैलाया। चाइना को भी नहीं रह गया, याद दिला दिया 1981 में एड्स कौन फैलाया है, ठीक है। कल के एकदम कोरोना फैलाए नहीं है, फैलाए है तो ये कौन बड़ा रोग है, आप जो रोग फैलाए हैं उसका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1981 वाला याद दिला दिया अमेरिका चाइना ने, और उसके बाद राष्ट्रपति बदल गया, उसके बाद चाइना देना बंद हो गया, ठीक है। आलू में मोजाइक रोग वायरस के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा मोजाइक रोग में पत्तियों पर असर होता है, ठीक है, और आलू में नहीं, मोजाइक दिखे सीधा वायरस को खोज लीजिए, जहां भी मोजाइक होगा ना, चाहे आलू में हो, टमाटर में हो, गन्ना में हो, कहीं पर भी, ठीक है, तो वो किसके कारण होगा, विषाणु कारण होगा। पत्तियां खराब होते हैं इस रोग में, पत्तियों के क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं। किस रोग का कारण वायरस है, आलू का लीफ रोल, लगता है सब है क्या, सब है ना, बिल्कुल सब है। विषाणु क्या होता है, विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से निर्मित एक मॉलिक्यूल्स है जो सजीव कोशिकाओं के भीतर सजीवों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड को चारों ओर से घेरा रहता है उसे क्या कहते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड, ठीक है, आपको वायरस की सारी आकृति बताए थे कि वायरस जो है दोस्तों ये आपका न्यूक्लिक एसिड है, तो इसके चारों ओर जो है दोस्तों, चारों ओर जो है ये कैप्सिड हो गया, ये क्या हो गया, कैप्सिड, कैप्सिड। और ये दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, अगर प्लांट वाला है तो आरएनए, एनिमल वाला है तो डीएनए। और ध्यान रखिएगा कि इसका आरएनए और डीएनए डबल हेलिक्स सिंगल हेलिक्स नहीं होता है, क्वाइल्ड शेप में होता है।
अब कैप्सिड जो है, कैप्सिड भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। यानी प्रोटीन का खोल कैप्सिड भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, और कैप्सिड के छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। अगला फूट एंड माउथ, हाँ इसको खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं, खुरपका मुंहपका, ठीक है हिंदी में। तो फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण। मुर्गियों में मोने भयंकर रानीखेत, विषाणु के कारण। रानीखेत बहुत भयंकर है दोस्तों, एक मुर्गी का हो गया तो मुर्गी फॉर्म साफ, ठीक है स्वाहा। इतना तेजी से ये फैलने वाला रोग है विषाणु कारण, रानीखेत। यही होता है रानीखेत बीमारी। इतना जब देखिएगा कि कभी कभी मुर्गी फॉर्म या डेयरी फॉर्म जो होते हैं वो अत्याधुनिक तरीके से उसको रखा जाता है। कभी कभी क्या होगा, जिसको कोई पता नहीं है, जो कोई काम करने का पूरा निकम्मो है, वो लोन लेकर खोलेगा क्या, मुर्गी फार्म, ठीक है। ऐसा हम देखें, कई एग्जाम्पल देखें। मुर्गी फॉर्म या डेयरी फॉर्म जो भी आधुनिक फॉर्म है, उसमें कई तरह के ज्ञान का होना अति आवश्यक है। नहीं तो बहुत को ऐसा है कि मुर्गी पालन क्या, गाय पालन क्या, अरे कुछ नहीं है तो काहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरकार खोल के रखे है, बेवकूफ है क्या। गाँव को जाकर घुमा देता है, देखते हैं कितना एग्रीकल्चर बताया, उसका भी एग्जाम होता है, उसमें पैसा लेकर जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना ये भी इसलिए की गई है, खासकर आधुनिक तकनीक के आधार पर जो मुर्गियों का पालन होता है, गौ पालन होता है, उसकी समुचित ट्रेनिंग दी जाए। कभी कभी लोन के अभाव, लोन के लोभ में जो है, ठीक है, इसके लिए सरकार लोन देती है ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। लोन के चक्कर में जो कुछ नहीं है, जिसको पता नहीं है क्या है कुछ, जो कभी पढ़ा नहीं है कुछ, वो जाके मुर्गी फार्म खोलेगा। और सभी का कुछ पता नहीं है, आपको दवाइयों का नाम बताएगा तो याद रहेगा नहीं है। एक मूर्ख आदमी जो कभी किताब देखा नहीं है, उसको 5 गो दवाई का नाम बता दीजिए, वो याद नहीं रहेगा। उसको पहले ये समझाना पड़ेगा ये दवा है, ये दवा है, ये दवा है, तब पता चलेगा हाँ ये दवा है। अधिकांश मुर्गी फार्म जो बर्बाद होते हैं किस रोग के कारण, रानीखेत के कारण। मुर्गियों में होने वाले हैजा, फाउल किलर दोस्तों विषाणु कारण होते हैं। आप हैजा के बारे में पढ़े थे कि ये जीवाणु कारण होते हैं। जब हम हैजा, मानव वाला जो हैजा है वो जीवाणु कारण होता है, लेकिन ये मुर्गी वाला जो हैजा है ये किसके कारण, विषाणु कारण। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मुर्गियों में जब हैजा पूछे तो विषाणु कारण, और मानव में होने वाला हैजा बीमारी कारण क्या है, जीवाणु है। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी, लगता है सब है, सब है। खसरा भी है, छोटी माता भी है, और चेचक है। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं और चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, कुत्ते काटने से, हाँ या रेबीज होता है, या रेबीज होता है, ठीक है, रेबीज कह लीजिए या हाइड्रोफोबिया कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके का विकास लुई पास्टर ने किया था। हालांकि इनके टीके को अब काफी ज्यादा संशोधित कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है इनके टीके में लोग 14 सुई था, हाँ लोग कुत्ता से कम डरने लगा था, टीका ज्यादा डरने लगा था, ये स्थितियां हो गई थी। तो इनके टीके को अब काफी ज्यादा संशोधित कर दिया गया। विषाणु क्या होते दोस्तों, अकोष की क्या, ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट लगता है, हाँ हाँ, चेचक का एडवर्ड जेनर है, चेचक का, रेबीज का लुई पास्टर है, सही कर लीजिए। चेचक का जो है ना एडवर्ड जेनर था, चेचक का एडवर्ड जेनर था। एडवर्ड जेनर ने टीके का खोज किया था, और एडवर्ड जेनर ने जिस टीके का पहली बार खोज किया था वो चेचक था। लुई पास्टर रेबीज का था, रेबीज का। आगे आते दोस्तों, विषाणु क्या है तो नॉन सेलुलर है, पहले से हम क्लियर कर चुके हैं, नॉन सेलुलर, हिंदी में अकोशिकीय है, यानी कोई कोशिका नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किस रोग को भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर कब, हाँ 1977 में ही दोस्तों चेचक को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और किसको खत्म कर दिया गया है, पोलियो को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ठीक है, चेचक पोलियो खत्म। रेबीज क्या है, विषाणु जनित रोग है, रेप्टो वायरस के कारण होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। अगला, निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन की पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, अब पानी देखकर डरने लगता है, रेबीज। और यही कारण है रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये रेबीज के बारे में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण, विषाणु के कारण। रेबीज रोग किसके कारण, विषाणु के कारण। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू H5N1। अब दोस्तों ये मैक्सो वायरस है, कौन वायरस है, ये मैक्सो वायरस के विभिन्न स्ट्रेन है, H5N1 जैसे बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, इसके बाद ये होगा सर स्वाइन फ्लू में H1N1, ठीक है, H1N1। क्या हुआ, आइए दोस्तों, हमको तो किचन वाला फीलिंग आ गया, ठीक है। आइए दोस्तों,
ओसेल्टा ओसेल्टामिविर नामक दवा जो है दोस्तों स्वाइन फ्लू में यूज होता है। ठीक है, ओसेल्टामिविर स्वाइन फ्लू में यूज होता है। क्लियर है? अब ये दोस्त ये रटने वाला सवाल, ठीक है, कभी कभी दवाई का नाम आ जाता है परीक्षा में। अब दवाई का नाम क्या हो तो डॉक्टर दे सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाए तो सीधा उसको रट लेना कहिएगा कैसे यूज होता है, इस समय कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जीडोउडिन है। जीडोउडिन है, ठीक है। इससे एड्स रोगी की आयु को कुछ दिनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी एड्स का रोगी जो 1 साल के अंदर मर सकता है उसको यह दवा दे देकर 3-4 साल तक जिंदा रखा जा सकता है। ये काफी कारगर दवा है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी विषाणु, हेपेटाइटिस कोई भी हो, ए से लेकर जी तक हो, ठीक है, सब किसके कान फैलते हैं? विषाणु के कान फैलते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। इसमें विषाणु जनित, रेबीज विषाणु जनित रोग है, खसरा विषाणु जनित रोग है, फ्लू भी विषाणु जनित, इन्फ्लुएंजा का भी शॉर्ट में क्या कहते हैं? फ्लू। तो फ्लू का मतलब इन्फ्लुएंजा, लेकिन ट्रेकोमा बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। यह आंखों से संबंधित रोग है, जिसमें आंख हमेशा लाल रहते हैं, आंख हमेशा लाल रहते हैं। जब भी देखिएगा लगेगा व्यक्ति सुतिए को उठा है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 देखिएगा। ट्रेकोमा कहीं कहीं पर दे दिया जाता है वायरस के कारण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेकोमा आंखों से संबंधित रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग का मेन लक्षण है आंख हमेशा लाल होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। संक्रामक का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा किसी भी माध्यम से। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला कथन सही है। आनुवंशिक रोग संक्रामक नहीं होते? बिल्कुल है। आनुवंशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, तो ये सब रोग संक्रामक नहीं होते। आनुवंशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। कुपोषण जनित रोग भी संक्रामक नहीं होते हैं। आनुवंशिक रोग, कुपोषण जनित रोग संक्रामक नहीं होते हैं। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं। मंकी फीवर हाल में ही फैला हुआ है, क्या किसके कारण? वायरस के कारण होता है। मंकी फीवर रोग वायरस के कारण होता है और ज्यादातर दोस्तों दक्षिण भारत में फैला हुआ है। अभी वर्तमान में जो है केरल, तमिलनाडु, ये सब दक्षिण भारत में काफी ज्यादा रोग फैल गया है। निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तपेदिक तो टीबी को कहते हैं, टीबी बैक्टीरिया के कारण। तो अब तो ये तो कैंसिल हो गया ना। मम्स वायरस के कारण, रेबीज, हर्पीज वायरस के कारण भी होगा दोस्तों। फिर इसमें आपको कैंसर जो है, कैंसर कई कारणों से हो सकते हैं, ठीक है, वायरस के कारण कोई नहीं है। तपेदिक तो भी होगा। निम्न कथनों से विचार कीजिए। और एड्स संचरण होता है। एड्स संचरण लैंगिक संभोग से होता है? बिल्कुल। रक्तदान से होता है, मच्छर काटने से नहीं होता। एड्स का मच्छर, प्लेसेंटा यानी अपराग संपर्क, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऐसे यानी कि शिशु का मां ही अगर एड्स पीड़ित है तो निश्चित तौर पर उनके शिशु भी एड्स पीड़ित ही जन्म लेंगे। तो एड्स संचरण 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। लेकिन मच्छर काटने से एड्स नहीं फैलता है, मच्छर काटने से एड्स नहीं फैलता है। क्लियर है दोस्तों? पोलियो का कारण है विषाणु है। अब पोलियो को पोलियो वायरस ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, साल का टीका पोलियो के लिए, पोलियो के टीके का गौर जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन साल्क ने किया था। इसीलिए पोलियो के टीका को साल्क टीका कहते हैं। लेकिन साल्क का जो टीका था दोस्तों कैसा टीका है? इंजेक्टेड है, ठीक है। अब पोलियो ड्रॉप का खोज जो है अल्बर्ट सेविन ने किया था। पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था? ठीक है, ड्रॉप का खोज किसने किया था? सेविन। किसने किया था? तो पहली बार टीका खोज साल्क ने किया था। लेकिन साल्क का जो टीका है वो सुई के माध्यम से दिया जाता है। अभी भी जितने भी विकसित देश है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, वहां पर पोलियो के टीका सुई के माध्यम से लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन विकासशील देशों में, ठीक है, सस्ते होने के कारण पोलियो ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप का खोज अल्बर्ट सेविन ने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? तो ये कौन है दोस्तों? विषाणु है। विषाणु पर कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग पीला, तो इसका मतलब जॉन्डिस, और जॉन्डिस का मतलब हेपेटाइटिस। पीला होना जॉन्डिस कहलाता है, और जॉन्डिस का मतलब दोस्तों हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक होते हैं? रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं पाते हैं।
ऐसे बीमारी वायरस वाला बीमारी होगा। आपको बताए थे कि अधिकांश वायरस जनित रोगों का इलाज लक्षण आधारित किया जाता है। तो लक्षण आधारित इलाज वायरस वाला बीमारियों का होता है। तो अब खोजिए किसमें कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। हाँ, तो इसका आंसर सिर्फ इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, बल्कि वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले सभी रोग, वायरस के द्वारा फैलाए जाने वाले सभी रोग इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। फिलहाल हमारे पास तो इन्फ्लुएंजा, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, फाइलेरिया एक कृमि के कारण फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण फैलता है दोस्तों, तो इन्फ्लुएंजा होगा हमारा आंसर। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? टीका का, और इन्होंने चेचक के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट, टीका एंटीजन होता है दोस्तों। टीका क्या होता है? हाँ, एंटीजन, एंटीजन। नेक्स्ट, संक्रमित रक्त, शुक्राणु तथा मां के दूध से ये, इसका कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा एड्स, एड्स होगा। क्लियर है? इसमें कोई ना मलेरिया होगा, ना रेबीज होगा, ना पोलियो होगा, ना डायरिया होगा, इसका आंसर एड्स होगा। लिख लीजिए, लिख लिए। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। फिजियोथेरेपी द्वारा किस रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है? पोलियो। आपको बता दें कि पोलियो में पैर और हाथों की जो न्यूरॉन कोशिका है उसका मस्तिष्क से रिलेशन टूट जाता है, इसीलिए मस्तिष्क का हाथ और पैरों पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी के द्वारा उस खत्म हो गए, यानी कि कोई काम लायक न रह गए हाथ और पैर में, कुछ ज्यादा मूवमेंट कराया जाता। तो फिजियोथेरेपी पोलियो। कौन सा कथन सही नहीं है? पर यह हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी के तरह ही संचारित होता है। बिल्कुल, एचआईवी रक्त के द्वारा संचारित होता है, हेपेटाइटिस बी भी रक्त के द्वारा संचारित होता है। बिल्कुल सही कथन है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, बी का टीका नहीं है दोस्तों। हेपेटाइटिस बी का ही टीका है, सी का टीका, यही कथन क्या है? इसका मतलब बाकी सब सही है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर, टाइगर मच्छर जो है एडीज, एडीज मच्छर को कहते हैं। एडीज मच्छर को ही दूसरा क्या कहा जाता है? टाइगर। तो टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, यह किस मच्छर के द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर। टाइगर मच्छर को किस नाम से जानते हैं? एडीज एजिप्टी भी कहा जाता है। एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वह एडीज एजिप्टी या टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं, बल्कि किस मच्छर के द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। इससे पहले प्रश्न क्लियर किए थे। अगला प्रश्न, चेचक वेरियोला, चेचक वेरियोला 1977 में बाढ़ से खत्म। कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए एकदम क्लियर कट है। मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा फैलाता है, प्लेग जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, प्लेग जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। यही कथन आपका सही नहीं है, यानी आंसर इसका डी होगा। मिक्सोवायरस कौन रोग फैलाते हैं? इन्फ्लुएंजा फैलाते हैं। कौन रोग फैलाते हैं? नेक्स्ट, पोलियोपीलिया या हेपेटाइटिस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़े हो जाते हैं, लीवर सामान्य से अधिक बड़े हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। गलत। हेपेटाइटिस ए जल के माध्यम से और भोजन के माध्यम से फैलते हैं। रुधिर और लार के द्वारा किसका संक्रमण होता है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन पानी से। दोनों ही कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है? गलत है। हेपेटाइटिस ए का संचार भोजन और पानी द्वारा, जबकि हेपेटाइटिस बी का संचार रुधिर और लार द्वारा। तो यहाँ पर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है दोस्तों। आंसर डी हो जाएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षी का। जीवित प्रतिरक्षी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इससे पहले एक प्रश्न हुआ था कि टीका क्या है, तो टीका एंटीजन है। ठीक है, तो कोई भी रोग से बचने के जो टीका होते हैं ना, उसमें रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव ही होते हैं। हालांकि टीका बनने के अब कई आधुनिक तरीके इजाद हो चुके हैं, लेकिन कोई भी रोग फैलाने वाला जो टीका, किसी भी रोग को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन देते हैं, उसमें उसी रोग को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे चेचक से बचने के लिए जो टीका होता है, उसमें चेचक के विषाणु, ठीक है, चेचक के विषाणु को ही शरीर में डाला जाता है, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि वो रोग फैलाने योग्य ना। अब चेचक के विषाणु को ही चेचक के टीके के रूप में शरीर में डाल दिया गया है। अब लेकिन इतना नहीं डाला गया है कि वो रोग फैलाने कारक बन जाए। अब हमारे शरीर का एंटीबॉडी जो है वह विषाणु पर अटैक करता है। अटैक करते करते उसको क्या कर देता है? मार देता है। अटैक करते करते क्या होता है? इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि शरीर का जो एंटीबॉडी है
वह उस विषाणु को मारना सीख जाता है कि भविष्य में अगर यह बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो इसे कैसे मारना है वो सीख जाता है। यानी टीके देने का मतलब शरीर के एंटीबॉडी को या ट्रेनिंग देना कि तुम्हें वायरस या अन्य सूक्ष्मजीव को मारना कैसे। और जब एक बार एंटीबॉडी मार देता है ना तो एंटीबॉडी स्वयं कहीं का प्रतिकृति बना लेता है कि हो सकता है भविष्य में और ज्यादा आ जाएगा। तो जब कभी सही में वो चेचक का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो पहले से तो एंटीबॉडी को हम ट्रेंड करा दिए टीका दे करके, वो तैयार है कि फिर घुसाएगा। एंटीबॉडी भी इस बार तैयार है और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको मारने के लिए, और सही में प्रवेश कर जाने पर उसे क्या कर देते, मार देते। तो टीके के टीकाकरण में प्रायः जीवित प्रतिरक्षों का यानी कि रोग फैलाने वाले रोगाणुओं को ही शरीर में सूक्ष्म मात्रा में प्रवेश दिला दिया जाता है। क्लियर है? सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखनी चाहिए क्योंकि जापानी इंसेफेलाइटिस फैल सकता है। दोस्तों, रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? दोनों न, कुत्ता अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते। दोनों दोस्तों, दोनों। अगला प्रश्न, घात करो और छिप जाओ, ये RSV विषाणु है दोस्तों, ठीक है। RSV वायरस, वैसे वायरस पर शामिल है और ये भी रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का रोग है, ठीक है, जैसे सांस है ना दोस्तों, वही है। अब इसको घात करो छिप जाओ, ये रोग फैला देते हैं और किसी भी प्रकार के डायग्नोसिस में ये जल्दी पकड़ में नहीं आते, ठीक है, इसलिए इसको RSV विषाणु कहते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जीका वायरस मनुष्य में किस जीका वायरस? एडीज मच्छर के द्वारा, एडीज या टाइगर मच्छर, एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, तो जीका वायरस इसी कारण फैलता है। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इबोला शब्द क्या है? इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु का प्रकोप है। जीका हो गया, इबोला हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, पितजर हो गया, सब वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला, बैक्टीरियोफेज एक तो वायरस है जी, बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और डीएनए रहता है, प्रोटीन और डीएनए रहता है, प्रोटीन और डीएनए रहता है। युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? अधिकता। इसका आंसर होगा तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। अब इसका मतलब क्या है? शिरोवेदना का मतलब हुआ कि पूरे शरीर में लगातार हल्का हल्का दर्द रहना, शरीर कमजोर होना। कमजोरी के कारण जो दर्द उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? कमजोरी के कारण जो दर्द उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? शिरोवेदना। तो तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना, ठीक है। और ये पूछा हुआ प्रश्न हम इनका इंग्लिश वाला निकालने की कोशिश की है लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं पाया हमको, तो दोस्तों इसको याद रख लेना है, तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। दीर्घ अस्थायी मतलब लंबे समय तक, और यही होता है एड्स रोगी में, लगातार पतले होते जाता है, सूखते जाता है, अंत में दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। किस रोग के लिए? टेस्ट एंड ट्रीट नीति दोस्तों HIV के लिए है, टेस्ट एंड ट्रीट नीति HIV के लिए है, एड्स के लिए है। एड्स मानव प्रतिहिंसा विषाणु के द्वारा होता है, तो एड्स प्रोटीन और RNA से बना होता है। HIV और RNA वाला वायरस को क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। RNA वाला वायरस को, और HIV RNA वाला वायरस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? जॉन साल। हालांकि इनका टीका इंजेक्टेड है। पोलियो ड्रॉप का आविष्कार अल्बर्ट सेबी ने किया। पोलियो ड्रॉप का आविष्कार अल्बर्ट एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेट एसे, एड्स के लिए। नेक्स्ट, एड्स चेचक पोलियो में यह समानता है कि ये सभी किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा होते हैं। एड्स भी विषाणु के द्वारा, चेचक भी विषाणु के द्वारा, पोलियो भी विषाणु के द्वारा होते हैं। जीवाणु का खोज किसने किया है? लगता वायरस का इलाका समाप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब जीवाणु का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न भी आपको एक जगह कर दिए, सारा वायरस वाला क्वेश्चन एक जगह कर दिया, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन एक जगह कर दिया। इससे याद करने, अंदर बाहर कौन कर रहे हैं? मान नहीं, वो तो किसको पढ़ने में मन लगता है? बहुत कम है जो पढ़ने में मन लगता है। मन लगेगा तभी पढ़िएगा, ऐसा नहीं चलेगा। मन नहीं भी करेगा तब भी पढ़ना है। नौकरी चीज ही ऐसी है, जबरदस्ती आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मन का बात करिएगा तो हर दिन कॉमेडी देखने का मन करेगा, फिल्में देखने का मन करेगा जी, ठीक है। तो पढ़ने का मन नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है, बहुत को नहीं रहता है। लेकिन फिर भी दोस्तों जबरदस्ती सो नहीं रहे हैं। हमको रिपोर्ट आता है पीछे हम कुछ सो जाते हैं,
ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जज्बा और जुनून कायम रहेगा तभी कुछ होगा, वरना लाइन में बहुत लगे हैं, एक आप ऊपर जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गया, कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है तो हल्का फल्का होते रहता, आगे बढ़ते। ठीक है, जीवाणु को खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की थी। सबसे प्राचीन जीवाणु आर्की बैक्टीरिया, अब वास्तविक जीवाणु यू बैक्टीरिया। सबसे यानी कि पृथ्वी पर पहले आर्की बैक्टीरिया आया, आर्की बैक्टीरिया से विकास करके क्या बना? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणु से रोग फैलते हैं? तो लुई पास्टर और रॉबर्ट कोच। आपको बताए थे कि आया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्या आया था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है लुई पास्टर और रॉबर्ट कोच ने ही पेश किया था। नेक्स्ट, जीवाणु क्या होते हैं? सभी होते हैं, सभी प्रकार का पोषण, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। रसायन संश्लेषी में कोई दिक्कत हो सकता है कि ये क्या है? रसायन संश्लेषी का मतलब होता है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, लौह ऑक्साइड हो गया, इन सब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं और ऑक्सीडेशन से वे ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं अपने जीवन के लिए जरूरी जितनी उनकी होती है। अब परपोषित तो होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में 70 जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं और हम जान चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं, तो 70S। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? जीवाणु एक कोशिकीय है, बिल्कुल सर्वव्यापी है, बिल्कुल समूह। ये गलत है दोस्तों। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु को पौधा इसलिए माना गया है कि जीवाणु में कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही पौधों को जीवाणु के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन दोनों के कोशिका भित्ति अलग अलग बने होते हैं। पौधे की बात करें, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज के कारण बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बताए हुए हैं। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते, गलत। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी हेटेरोट्रोपिक होते, नहीं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ये सही है दोस्तों, सबसे सटीक कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी को भी इंग्लिश में दोस्तों हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? या विविध पोषी को हिंदी में परपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। ठीक है, तो विविध पोषी या परपोषण में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, दोनों को इंग्लिश में हेटेरोट्रोपिक करना है। जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता? सूत्रकणिका नहीं होता। सूत्रकणिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही एकदम विशुद्ध हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। कोशिका भित्ति होती है, जीव द्रव कला यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में विचार, जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। जीवाणु बड़े होते, विषाणु काफी। जीवाणु फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, जबकि विषाणु पास हो जाते, बिल्कुल। फिल्टर पेपर लैब में इस्तेमाल किया जाने वाला एक खास प्रकार का पेपर है, तो उस फिल्टर पेपर से वायरस आर पार हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया आर पार नहीं हो पाते। दोनों कथन यहाँ पर दोस्तों क्या है? सही है, सही है। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए? कुंडलित। ठीक है, कुंडलित। और अगर उच्च सजीवों की बात करें तो उसमें डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए डबल हेलिक्स नहीं होता है, उसका कुंडलित होता है, उसका कुंडलित होता है। दोस्तों जोश नरम पड़ रहा है, बहुत कुछ देख रहे हैं, सुस्त पड़ रहे हैं, अभी तो दोनों हुआ है दोस्तों। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? साधारण आकृति गोल होती है, हाँ, गोल गोल। जीवाणु जो कोमा आकार के होते हैं, वाइब्रियो, कोमा आकार का वाइब्रियो, गोल आकार को कोकाई, क्षर आकार को सर्पिल, आकार को कोमा, आकार को वाइब्रियो। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते, सबसे छोटे गोलाणु, सबसे छोटे गोलाणु, गोलाकार बैक्टीरिया सबसे छोटे आकार के बैक्टीरिया। अगला, एक सर्पिल जीवाणु को क्या माना है? एस्पारिलम। सर्पिल जीवाणु को एस्पारिलम। वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होता है? जीवाणु में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में होते हैं। अगला, जीवाणु की कोशिका में किसका अभाव होता है? सबका न्यूक्लियस यानी केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, सबका अभाव होता है।
कभी कभी केंद्रिका हो भी सकता है, लेकिन अगर इनमें से सभी दिया तो सबसे सटीक आंसर दोस्तों बी ही है। केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, इस दोनों का तो बिल्कुल अभाव होता है। कभी कभी केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस पाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संख्या में कौन होगा जी? जीवाणु। सबसे पहला जीव यही पृथ्वी पर आया था। पृथ्वी पर का पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? जीवाणु है, जो सबसे पहले आया। उसका संख्या वो भी दोस्तों ये सर्वव्यापी होते हैं, इसलिए इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आंश है, तो वर्ण की लवक, इसको हम कोलोफिल भी कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी अगर कोई बैक्टीरिया है तो इसका क्या कारण? इसका कारण है कि उसमें कोलोफिल है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषी है। कोलोफिल के अभाव में तो कोई प्रकाश संश्लेषी हो नहीं सकता दोस्तों। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर पाया जाता है, कोलोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोफोर। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है कोशिका झिल्ली। श्वसन का स्थान क्या है दोस्तों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन इसमें तो होता नहीं है, तो इसमें श्वसन का स्थान कोशिका झिल्ली ही है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है, नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रकाशीय स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशीय स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए, यानी कि जीवाणु को, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणु को अलग करने के लिए क्रिस्टल वायलेट का यूज किया जाता है। क्रिस्टल, एक बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करने में कई प्रकार के रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्रिस्टल वायलेट कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हुए क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारी, ठीक है। और विनाइट्रीकारी का मतलब है नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रोजन में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना, नाइट्रोजन स्थिरीकारी। न्यूट्रल्स पाए जाते हैं, ये तो दोस्तों दलहन फसल में पाए जाते हैं, जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो दलहन पौधा इसमें कौन है? चना। रूट न्यूट्रल्स पाए जाते हैं। रूट न्यूट्रल्स लेग्यूमिनस मतलब है, लेग्यूमिनस मतलब दलहनी पौधे, लेकिन रूट न्यूट्रल्स उसके अलावे, दलहनी पौधे के अलावे भी दोस्तों पाए जाते हैं कुछ पौधे में। इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ना, वो कौन होगा? ए। हालांकि ए भी पूरी तरह से सटीक नहीं है, क्योंकि मूल ग्रंथि का सभी लेग्यूमिनस पादपों में पाया जाता है, लेकिन लेग्यूमिनस पादप का मतलब दलहनी, लेग्यूमिनस पादप का मतलब दोस्तों दलहनी पौधा। तो सभी दलहनी पौधा में रूट न्यूट्रल्स पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन दलहनी पौधे के अलावे और भी कई पौधे हैं जिसमें रूट न्यूट्रल्स पाए जाते हैं, और उनमें कोई और सूक्ष्मजीव सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे साइकस का नाम सुने हैं, उनके भी जड़ में रूट न्यूट्रल्स पाए जाते हैं। पाइनस के पौधों का नाम सुने हैं, उनमें भी रूट न्यूट्रल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ सबसे सटीक आंसर आपका ए होगा। ए मारिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फली, अब फली के ब्रैकेट में लिख लीजिए दलहन। दलहन फसल को ही फली फसल कहा जाता है, दलहन फसल को ही दोस्तों फली फसल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? सहजीवी राइजोबियम। सहजीवी के रूप में राइजोबियम के अलावे एक और याद रखिएगा, फ्रेंकिया। हालांकि फ्रेंकिया से रिलेटेड प्रश्न एक और है, ठीक है। अब देखिए, ये भी दोस्तों एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकारी है, लेकिन ये सहजीवी के रूप में नहीं रहते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, वायुमंडल से ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। एक आपको हम सेल चैप्टर पढ़ाए थे, सेल में एक पढ़ाए थे बाह्य परासरण, एक्टोएस्मोसिस, कि जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाल देते हैं तो कोशिका का सारा कोशिका द्रव बाहर निकल जाता है। पता है भैया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को डालने से क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को डालने पर जो होगा वही काम यहाँ पर होगा। अधिक नमक वाले अचार, अधिक नमक वाले कोई विलयन है तो हाइपरटोनिक हो गया। अब उसमें अगर जीवाणु प्रवेश कर गया है तो उसका सारा कोशिका द्रव क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से जीवाणु क्या हो जाएंगे? जीव द्रव कुंचित हो जाएंगे, और इस तरह से वह मर जाएंगे। कोई दिक्कत? और जीव द्रव कुंचन का भी परिभाषा हम सेल वाले चैप्टर पर आए। एक बार देखिएगा, दो चीज, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, यानी जीव द्रव कुंचन के बारे में। यहाँ पर प्रशीतन होगा, वो की जगह तो होगा प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन,
तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। आप फ्रिज में रखते हैं भोजन को तो कुछ लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है। क्यों? तो इस अवस्था में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जैव रासायनिक अभिक्रिया का दर कम होगा तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो भोजन को खराब करेगा उसका संख्या बढ़ना भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ेगा तो भोजन खराब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो कोल्ड स्टोर में या फ्रिज में यही होता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है वो इतने कम तापमान पर कोई एक्टिविटी कर नहीं पाते, वो अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाते, यानी प्रजनन कर नहीं पाते हैं। और जब संख्या नहीं बढ़ेगा तो कोई चीज खराब हो नहीं कर पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, जीवाणुओं को पौधा माना गया। क्वेश्चन रिपीट हो गया, डबल बार है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण और कोई कारण नहीं है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान संरचना को बिलाई या फिम्बरी कहते हैं। याद रखने वाला तथ्य है, इसको हम याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों की समान की रचना को हेट्रोसिस्ट दोस्तों साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो इसे जनन में मदद करते हैं। किसमें? जनन में मदद करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया का अतिरिक्त किसी और बैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट नहीं पाए जाते दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ? पीपीएलओ का मतलब होता है पीपीएलओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लाइक पुलरो निमोनिया, ऑर्गेनिज्म लाइक पिलरो निमोनिया। और ये दोस्तों सबसे छोटा बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्म है उसी को पीपीएलओ कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म लाइक पुलरो निमोनिया, ऑर्गेनिज्म लाइक पुलरो निमोनिया, पीपीएलओ। यह सबसे छोटे आकार के बैक्टीरिया, सबसे छोटे आकार का बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, इसी को पीपीएलओ कहा जाता है। सबसे छोटे आकार की बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, इसी को पीपीएलओ कहा जाता है। ओके दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कारण क्या है? कोशिका वृद्धि। अब देखिए, एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था क्रिस्टिन ग्राम। ठीक है, क्रिस्टिन ग्राम। अरे निकल जाए, पानी मारिए पानी मारिए।